कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 2 का पहला अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे सरकारी क्षेत्र की बचत को सम्मिलित करते हुए उत्पादन तथा आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह मैंने आपको बताया है, लेकिन आय का जो चक्रीय प्रवाह है और उत्पादन है, इसको हमें सरकारी क्षेत्र की बचत को शामिल करते हुए अध्ययन करना। सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था आपने पहले पढ़ा है, 3 प्रकार की होती है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है सरकारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है निजी जो है अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकारी और निजी दोनों आते हैं। तो सरकारी क्षेत्र की यानी सरकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें सरकार का जिसमें हस्तक्षेप होता है वो सरकारी क्षेत्र कहलाती है। सरकारी क्षेत्र की बचत, देखिए सरकारी क्षेत्र की सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा बचत किसे कहते हैं। बचत का मतलब होता है, देखिए सेविंग। बचत का मतलब क्या होता है? सेविंग। ये बचत है, सेविंग। बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग व्यय। उपभोग व्यय, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक महीने में 4,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो वो मेरी टोटल क्या हो गई? आय हो गई। वो मेरी टोटल क्या हो गई? आय हो गई। और उस आय में से अगर मैं 3,000 रुपया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर दिया तो वो क्या हो गया? उपभोग व्यय हो गया। क्या हो गया? उपभोग व्यय हो गया। मेरी टोटल आय 4,000 रुपया है, उसमें से मैंने एक महीने में उपभोग व्यय यानी 3,000 रुपये मैंने खर्च कर दिया। 3,000 खर्च करने के बाद क्या हुआ? मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास 1,000 रुपया बचा, तो क्या मेरी हो गई? बचत हो गई। तो बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग व्यय। ठीक हो गया? 4,000 रुपया कमाया, 3,000 खर्च कर दिया, 1,000 बच गया, वही मेरी क्या हो गई? बचत हो गई। इसी प्रकार से सरकार क्या करती है? सरकार के पास विभिन्न प्रकार से टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा पहुंचता है, वो सरकार की आय होती है। और सरकार उस आय को क्या करती है? विभिन्न मदों में खर्च करती है। अब देश में सड़कें बनाना है, फैक्ट्री खोलना है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार के पास जो पैसा आता है वो तो सरकार की टोटल आय होती है, टैक्स के रूप में जो पहुंचती है। और सरकार उस पैसे को क्या करती है? विभिन्न तरीके से देश के लिए खर्च करती है। और इसके बाद क्या होता है? सरकार के पास जो पैसा बच जाता है वही सरकार की क्या होती है? बचत होती है। तो ये हो गया बचत। ध्यान से देखना है आपको। ये हो गया सरकारी बचत, आपने समझ लिया है। उत्पादन तथा आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, उत्पादन और आय के चक्रीय प्रवाह को हमें समझना है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर मुद्रा के प्रवाह के स्तर बने रहने के लिए आवश्यक। मुद्रा का जो प्रवाह है, देखिए मुद्रा का प्रवाह क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह होता रहता है। मुद्रा आती है और मुद्रा जाती है। तो मुद्रा के आने जाने का क्रम जो होता है उसके लिए जरूरी क्या है? बचत सदैव विनियोग के बराबर रहे। ये कह रहा है बचत सदैव विनियोग के बराबर रहे। ये देखिए S बराबर I, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अब इसमें देखिए सेविंग तो आपने समझ लिया, बचत बराबर क्या हो गया? I माइनस उपभोग व्यय हो गया। अब देखिए इसमें विनियोग दे रहा है। विनियोग मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। ये क्या दे रहा है? विनियोग। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। विनियोग, विनियोग बराबर क्या होता है? विनियोग बराबर होता है बचत प्लस ब्याज। ये होता है विनियोग। ध्यान से समझना है आपको। बचत प्लस विनियोग। देखिए बचत तो हमने समझ लिया कि जो हमने पैसा कमाया, टोटल हमारी आय हुई, आय में से जो हमने खर्च कर दिया, जो बच गया वो हमारी बचत हो गई। अब विनियोग क्या होता है? विनियोग का मतलब होता है कि जो हमारी बचत है उस बचत वाले पैसे को हम ऐसी जगह खर्च करें, ऐसे काम में लगाएं कि उस बचे हुए जो जो पूंजी है, जो हमारे पास बचा हुआ पैसा है, उस पैसे से उसका दुगुना हो। जैसे हमारे पास 1,000 रुपया बचा है, 1,000 रुपया को हम ऐसी जगह लगाएं कि हमारा 1,500 1,500 रुपया बन जाए, या उसे 2,000 रुपया बन जाए। तो उस बचत वाले पैसे को, पूंजी को हम ऐसी जगह लगा करके उस पैसे को जब और बढ़ा देते हैं तो उसी को कहते हैं विनियोग, इन्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्ट। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है 1,00,000 रुपया बच गया, मैं एक साल भर मैंने कमाई किया, समाज कमाई करने के बाद मैंने उसमें जो खर्च हुआ खर्च कर दिया, खर्च करने में 1,00,000 रुपया बच गया। तो 1,00,000 रुपये से मान लीजिए मैंने जो है कहीं ज़मीन खरीद ली, भूमि खरीद ली, तो वो क्या हो जाएगा? भूमि खरीदूंगा तो उसका जो है मूल्य बढ़ जाएगा। साल 2 साल बाद जाकर मूल्य बढ़ जाएगा, 1,00,000 से 1,50,000 हो जाएगा। या मान लीजिए मैंने गोल्ड खरीद लिया, तो उससे क्या हो जाएगा? गोल्ड आप जानते हैं कि उसका मूल्य हमेशा बढ़ता रहता है, तो उससे जो है वो 1,00,000 से भी ज़्यादा फिर उसका मूल्य बढ़ जाएगा।
या मान लीजिए उस पैसे को मैंने बैंक में एफडी कर दी, जमा कर दिया, तो 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। तो बचत के साथ जब ब्याज जुड़ जाता है तो क्या होता है, विनियोग कहता है। जो बचत होती है वो बचत केवल उतनी रहती जितनी हमारी होती है, लेकिन विनियोग में क्या होता है, उस बचत वाले पूंजी में और पूंजी बन जाती है, तो उसे विनियोग कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि बचत आवश्यक है कि बचत सदैव विनियोग के बराबर रहे। देखिए जो बचत होती है, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये बचत किया और उसी बचत को मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। 1000 रुपये बचत हुई, 1000 मैंने इन्वेस्ट किया, तो दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि विनियोग में पूंजी और निर्माण हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपया बचा, 1000 रुपया बचाकर मैंने घर में रख दिया, तो हमारा 1000 रहेगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, तो मेरी बचत हो गई। लेकिन इस 1000 रुपये को मैं और कहीं अगर लगा दूँ, कोई दुकान खोल लूँ, छोटा मोटा कोई धंधा कर लूँ, तो 1000 से मैं 1500 बना सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका मतलब पूंजी का निर्माण हो, तो वो विनियोग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विनियोग। विनियोग में पूंजी का निर्माण होता है, जो बचत होती है उसमें पूंजी का अलग से निर्माण नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है, ये चीज़ आपको समझ लेना है। अच्छा आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जहां बचत परिवार और व्यावसायिक फर्मों दोनों द्वारा की जाए। देखिए बहुत अच्छा है, पॉइंट इसमें दिया रहा है कि जो बचत होती है, चाहे वो परिवार हो या घरेलू क्षेत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, दोनों ही क्या करते हैं, बचत करते हैं। दोनों क्या करते हैं, जो भी उनकी आय होती है वो क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो अब इसके बाद विनियोग से संबंधित निर्णय दोनों के द्वारा समन्वित रूप से नहीं लिए जाते, लेकिन जो घरेलू क्षेत्र होता है और व्यावसायिक क्षेत्र होता है, दोनों ही जो विनियोग करते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर है यानी घरेलू क्षेत्र है और जो व्यावसायिक क्षेत्र है, बिजनेस सेक्टर है, दोनों बचत करते हैं। लेकिन बचत करने के बाद दोनों जो जो विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दोनों का विनिमय जो करते हैं वो समन्वित रूप से नहीं लिए जाते हैं। ये विनियोग करने का जो निर्णय है समन्वित रूप से नहीं होते, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फलस्वरूप बचत और, देखिए फलस्वरूप कह रहा बचत और विनियोग में अंतर होता है। बचत और विनियोग में अंतर होता है। मैंने बताया कि मैंने 1000 रुपये लेके घर में रख दिया, तो हाउस होल्ड सेक्टर परिवार में आ गया तो ले लिया था, लेकिन वो जो है क्या हुआ, बचत 1000 रखते थे, 1000 है। लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र क्या करता है, वो उस पैसे को और जगह लगा देता है, अपने लाभ को और जगह लगा देता है, तो और ज़्यादा जो है उसको पूंजी निर्माण होता है। तो ये जो विनिवेश होता है, विनियोग होता है, दोनों में अंतर होता है। अच्छा योग में अंतर होता है, जिसके कारण आय उत्पादन रोजगार में उच्चावचन होने लगता है। देखिए जिसके कारण क्या होता है, आय उत्पादन रोजगार में उच्चावचन होने लगता है, मतलब आय उत्पादन रोजगार। देखिए आय आपने समझ लिया, उत्पादन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट होता है, सामान उत्पन्न हो रहा है, और रोजगार जो रोजगार का निर्माण हो रहा है। रोजगार क्या होता है, जैसे सरकार क्या करती है, सरकार जो है के पास जो आय आती है उस आय में से खर्च करती है, खर्च करने के बाद सरकार के पास जो बचत हो जाती है उस बचत को सरकार इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है, पूंजी का और निर्माण होता है। जब पूंजी का और निर्माण होता है तो देश का आर्थिक विकास होता है। जब आर्थिक विकास होता है तो जो है क्या होता है, लोग रोजगार बढ़ता है, रोजगार का अवसर बढ़ता है। देश जब समृद्ध होता है, देश धनी होता है, तो क्या होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो रोजगार मिलता है। ठीक है, तो ये चीज होता है, में उच्चावचन होने लगता है। ये कह रहा है कि जब परिवार जो क्षेत्र है, परिवार और व्यावसायिक क्षेत्र में जो विनियोग है, जब विनियोग में अंतर होता है तो अंतर होने के कारण आय उत्पादन रोजगार में उच्चावचन होने लगता है। यानी आय और जो रोजगार है उत्पादन, उच्चावचन मतलब कम ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे रोजगार कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आय ज़्यादा हो गई, कम हो गई, उत्पादन ज़्यादा हो गया, कम हो गया। इसमें जो है क्या होता है, भारी जो है डिफरेंस आ जाता है। ऐसी दशा में सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। ऐसी दशा में सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। इस आधार पर उत्पादन और आय के चक्रीय प्रवाह के विश्लेषण में सरकारी क्षेत्र का समावेश करना आवश्यक हो जाता है। तो ये चीज़ है इसमें। देखिए अब इसमें देखो ये कह रहा है सरकारी आय के अनेक स्रोत। देखिए सरकारी आय के अनेक स्रोत हैं। सरकार के पास जो पैसा जाता है, सरकार के पास पैसे जाने का कई स्रोत हैं। तो दो स्रोत इसमें दिखाया हुआ है। इसमें दो स्रोत है, पहला है व्यक्तिगत स्रोत और दूसरा है व्यावसायिक फर्मों द्वारा। यानी सरकार के पास जो आय जाती है, एक तो व्यक्तिगत यानी टैक्स रूप में सरकार के पास पैसे जाता है, तो एक व्यक्तिगत रूप में टैक्स के रूप में जाता है, एक व्यावसायिक फर्मों द्वारा, कंपनियों कारखानों के द्वारा उनके पास टैक्स जाता है। तो सरकारी जो आय है क्या है, सरकारी आय देखिए यहाँ दिया है टैक्स T बराबर T1 + T2, ये दिया है सरकारी आय का फार्मूला है। T बराबर T1 + T2, ये सरकारी आय का फार्मूला है। तो T बराबर क्या होता है,
सरकार को करों द्वारा प्राप्त आय, सरकार को करों से जो प्राप्त आय होती है वही सरकारी आय होती है। अब इसमें इसका दिया है 2 प्रकार से इसे आय प्राप्त होती है। T1 व्यक्तिगत करों द्वारा प्राप्त आय और दूसरा क्या है, व्यावसायिक फर्मों द्वारा प्राप्त आय। ये दोनों द्वारा सरकार को आय प्राप्त होती है, तो ये सरकारी आय हो गया। फिर इसके बाद देखिए सरकारी व्यय हमको देखना है। क्या देखना है, हमको सरकारी व्यय देखना है। तो सरकारी व्यय हम देख लेते हैं। आय तो हमने देख लिया, सरकार के पास आय आती है और सरकार के पास आय 2 तरह से आती है, एक तो व्यक्तिगत करों के माध्यम से आती है और दूसरा क्या आती है, व्यावसायिक फर्मों के द्वारा जो है सरकार को आय प्राप्त होती है। और ये आय सरकार की टोटल आय हो गई। अब हम देखेंगे सरकार व्यय कहाँ कहाँ करती है, कैसे कैसे करती है। तो सरकार को व्यय करने का जो फार्मूला है यहाँ पर आप देख लीजिए। सरकार के व्यय करने का फार्मूला है, जो सूत्र है G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, ये सरकार के व्यय करने का जो है स्रोत है। तो G क्या होता है, करों से प्राप्त आय के आय को सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय, यानी सरकार के पास जो आय होती है, जो T है सरकारी आय है, उसको क्या करती है सरकार, उस आय को जो है क्या करती है, विभिन्न मदों में खर्च कर देती है। सरकार के पास आय आती है तो सरकार आय को खर्च भी करती है, तो विभिन्न मदों में खर्च कर देती है। G1 क्या है, परिवार क्षेत्र से प्राप्त सेवाओं के बदले मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान। परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, जो परिवार है, लोग हैं, जनता है, जो सरकारी सेवाओं में काम करते हैं, तो सरकार उसके बदले में उनको वेतन देती, तनख्वाह देती है। तो सरकारी का मतलब उसके पास जो आय है उस आय को जो है वेतन के रूप में देती है, तो ये हो गया G1। दूसरा है व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्रय करने पर मुद्रा का भुगतान। व्यावसायिक फर्मों द्वारा, देखिए व्यावसायिक जो फर्में होती हैं वहाँ जो प्रोडक्ट होता है, सामान निकलता है, तो सरकारी क्षेत्र में जो लोग होते हैं, जो सरकार भी क्या करती है, उस सामान को खरीदती है, तो खरीदने में पैसा तो देगी। तो ये क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्रय करने पर मुद्रा का भुगतान करती है। यानी जो सामान फैक्ट्रियों से निकलता है, प्रोडक्ट होता है, जरूरत की जो चीज़ें होती है, जब सरकार उसे व्यय खरीदती है तो उस पर कुछ पैसा खर्च करती है। तो ये हो गया G1, G2। फिर G3 क्या है, परिवारों को अंतरण भुगतान, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति। सरकार कुछ पैसा कहाँ खर्च करती है, जो अत्यंत देश के दयनीय अवस्था में बहुत निर्धन लोग, गरीब लोग हैं, उनको क्या करती है, सब्सिडी देती है और जो है विधवा पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है। तो ये भी सरकार यहाँ भी पैसा खर्च करती है। और चौथा है उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। सरकार उद्योगों को आर्थिक सहायता देती है। तो देखिए ये तो हो गया सरकार का आय और ये हो गया सरकार का व्यय हो गया, ये दोनों चीज़ें आ गया, आय और व्यय हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको देखना है। देखिए इसमें नोट दिया है इसको महत्वपूर्ण चीज़ें। सरकार के कुल आय, T क्या है, कुल आय, तथा कुल व्यय G के असमान होने पर, असमान का मतलब मान लीजिए आय ज़्यादा हो गई और व्यय कम हो गया, या व्यय ज़्यादा हो गया आय ज़्यादा हो गई, आय ज़्यादा हो गई व्यय कम हो गया, या व्यय ज़्यादा हो गया आय कम हो गई। तो इन दोनों कंडीशन क्या होता है, पहला देखिए, यदि सरकारी आय सरकारी व्यय से अधिक है, अगर आय सरकारी व्यय से अधिक है, सरकार को लाभ होगा, तो T ग्रेटर देन G, इसका मतलब सरकार को लाभ होती है, बचत होती है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ लाभ, सरकार को क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। अगर सरकार की आय ज़्यादा है और व्यय कम हो रहा है तो बचत होती है। दूसरा, तो उस बचत को सरकार क्या करती है, पूंजी बाजार में लगाती है। सरकार उसको क्या जो पूंजी बाजार में लगाती है, इन्वेस्ट करती है, पूंजी बाजार की ओर प्रवाहित होती है। वो पूंजी क्या होती है, बाजार की ओर। तो आय माइनस व्यय बराबर लाभ, आय माइनस व्यय बराबर लाभ या बचत हो रहा है। अच्छा, दूसरा है यदि सरकारी व्यय आय से अधिक है, मान लीजिए सरकार के पास आय कम है और व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सरकार को क्या होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, G ग्रेटर देन T, यानी व्यय ज़्यादा है आय कम है, तो मुद्रा पूंजी बाजार से सरकार की ओर प्रवाहित होगी। यानी सरकार को अगर घाटा होगा तो सरकार क्या करेगी, जो है पूंजी बाजार से ऋण लेगी, बैंकों से ऋण लेगी, दूसरे देश से ऋण लेगी। तो वो क्या होता है, वो घाटे की स्थिति में होती है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ पैसा ऋण के माध्यम से सरकार की तरफ जा रहा है। अगर सरकार को लाभ हो रहा है तो सरकार उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, पूंजी बाजार में लगाती है और फायदे के लिए विनियोग करती है। ये हो गया, अर्थात व्यय माइनस आय बराबर घाटा। तो ये दूसरा हो गया, सरकार के पास अगर जो है आय ज़्यादा है और जो है व्यय कम है, लाभ होता है तो पूंजी बाजार में इन्वेस्ट करती है, इसका मतलब बचत होती, लाभ होता है। अगर सरकार के पास व्यय ज़्यादा होता है और आय कम होती है तो सरकार को घाटा होता है। ऐसी दशा में सरकार क्या करती है, बैंकों से ऋण लेती है, उधार लेती है। तो उधार लेने पर सरकार को क्या होता है, घाटा होता है, और जो पूंजी होती है वो जो है बैंकों से सरकार की तरफ प्रवाहित होती है।
तो ये आज मैंने आपको सवाल बता दिया है कि सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए उत्पादन और जो है जो बचत है उसका जो आय का चक्रीय प्रवाह है किस तरह से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इसे कई बार आप वीडियो में देखिए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट आपको मुख्य रूप से बताया। पहला बताया बचत और पूंजी में डिफरेंस, बचत क्या होती है, पूंजी क्या होती है। फिर तीसरा बताया इसमें, दूसरा मैंने इसमें बताया सरकारी आय क्या होता है, सरकारी व्यय क्या होता है। सरकारी आय में अगर आय ज़्यादा हो रही है, व्यय कम हो रहा है तो सरकार को लाभ होता है और वो सरकार जो है का जो बचत वाला पैसा पूंजी की तरफ प्रवाहित हो रही है, पूंजी बाजार की तरफ प्रवाहित हो रही है। अगर सरकार को घाटा हो रहा है तो पूंजी बाजार से यानी वो जो है आय क्या होती है, सरकार की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा और इसके आगे का जो भाग है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।